video we will study about the AC generator. So the probable question from this area is to describe an AC generator in detail and what do you understand by the commercial generator. So मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ की aim of this article, it's an electrical machine used to convert the mechanical energy to the electrical energy, and that is known as AC generator. This is the principle of the AC generator is that it works on the principle of electromagnetic induction. That is, we have studied in details in this chapter. So electromagnetic induction में क्या होता है कि जब एक कॉइल रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये कॉइल जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, और इस प्रोसेस को हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है इसको टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया अलग अलग तरीके से, एंड जो एक्सेप्शनल इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी है कि हम इससे आप अल्टरनेटिंग करंट भी पैदा कर सकते हैं. आजकल जो मॉडर्न जो एसी जनरेटर हैं उनके जो टाइपिकल आउटपुट कैपेसिटी होती है वो 100 मेगावाट होती है. इसका मतलब होगा कि आप 1 मिलियन 100 वाट के बल्ब इससे जला सकते हैं, और ये हाईली इवॉल्व मशीनें अब बन रही है. सो हम इस टेक्स्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस समय ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतनी यूज़फुल मशीन के बारे में कि इसको बनाया किसने होगा. सो दिस मशीन इज़ डेवलप्ड बाय द यूगोस्लाव इन्वेंटर. दिस इज़ निकोला टेस्ला. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, and if we will discuss this machine without recalling this name, then I don't think so it will be good for this scientist. This is the salute to these scientists while recalling their names. They have worked hard to develop the science forward. So this is developed by Nikola Tesla. So now we will study the construction part of this machine. इसमें हम ये देखें कि जो द बेसिक एलिमेंट ऑफ एसी जनरेटर है वो यहाँ आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं. ये एनसीईआरटी की फिगर नंबर ऐसे लिख दूँ तो ये है फिगर नंबर 6.16, 6 चैप्टर एंड 0.16 मीन्स दैट 16th डायग्राम में भी. सो इसमें क्या होता है कि जो इसमें एक कॉइल है, दिस कॉइल this is armature coil is mounted on the rotor shaft. इस शाफ्ट के ऊपर आपने आर्मेचर कॉइल को जो है वो लगा रखा है. और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट. अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो आर्मेचर कॉइल है इसको आप मैकेनिकली रोटेट करते हैं बाय सम एक्सटर्नल मींस, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. इसलिए हमने यहाँ लिखा है ऊपर के ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. तो मैकेनिकली आप क्या करते हैं, आप इस कॉइल को घुमाते हैं इस तरीके से और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है. ओके, सो ये जो आर्मेचर कॉइल है उसके बाद आगे ये स्लिप रिंग्स के साथ जुड़ी होती है जो आर्मेचर कॉइल के साथ ही रोटेट करते हैं. दीज आर 2 स्लिप रिंग्स, और इसका नाम आप चाहो तो R1 R2 लिख सकते हो. इसका नाम आप R1 रख लो, इसका नाम R2 रख लो. और ये कार्बन ब्रशेस होते हैं. दीज आर 2 कार्बन ब्रशेस B1 और B2. अब इसमें क्या है कि जैसे कॉइल रोटेट करती है तो जो स्लिप रिंग्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, बट जो ब्रशेस होते हैं वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं. And these brushes will remain fixed while slip rings rotate alongside with the armature coil. और ये जो brushes होते हैं they are connected to the load. ये आगे लोड के साथ जुड़े होते हैं, और जहाँ से आउटपुट हम लेते हैं इस एरिया से हम लेते हैं आउटपुट. तो यहाँ से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती मिल जाती है. अब हम इसमें ये देखें कि जब आर्मेचर कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, सो रोटेशन ऑफ द कॉइल क्या करता है, रोटेशन ऑफ द कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है. और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपने फैराडे लॉ में पढ़ाई है. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको मैं ऐसे लिखूँ d∅b/dt. तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या करती है, ईएमएफ पैदा करती है, और यही हमें चाहिए. ओके, अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं.
जिसका वर्किंग हम इसको कह सकते हैं कि जब आपको पेपर में सवाल का जवाब देना होता है तो हम यूँ कहें कि हम इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं। जब एक कॉइल जो है और रोटेट करेगी, अब इसमें डायग्राम हमें फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। जैसे ये आपका मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। नहीं तो आपको बार बार पीछे मुड़ के जाना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, राइट। ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, आप समझने की कोशिश करें। और ये जो आपकी कॉइल है वो फॉर एग्जांपल किसी एक एंगल के ऊपर है और दिस इज दिस पार्ट। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ ये एंगल कोई थीटा बना रहा है, इसको आपने समझना है। एंड दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हम इसमें ये कहेंगे कि जब कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू करेगी विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो व्हेन द कॉइल विल रोटेट विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ वो रोटेट करेगी। तो जो थीटा है, यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, right? This is the relation. So theta is equal to omega time t. You can write this relation like this. जब ये रोटेट करेगी और हम ये मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कब? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब अपने एक टर्म में यहाँ इस्तेमाल करूँगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज विद टाइम। जो इफेक्टिव एरिया, आपको ये समझिए कि पहले हम ऐसा लिखते हैं कि इसमें फ्लक्स चेंज होती है, तो फ्लक्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। देखिए फ्लक्स को आपने पढ़ा है, उसको हम लिखते हैं एक स्केलर क्वांटिटी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको हम आगे फिर लिखें तो बी ए कॉस थीटा। अब इसको समझना आपने फिजिकली कि इसका मतलब क्या हुआ। ये जो ए कॉस थीटा वाला पार्ट है ये वो एरिया है जो चेंज इन फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया इज द एरिया दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। सो आई विल एक्सप्लेन इट वेल ऑल्सो, इसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे अब आप चाहते हो देखना तो आप ऐसे देख लीजिए। ये देखिए मैं आपको 3D डायग्राम बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये माइनस बाई एक्सिस, और ये देखिए आप यहाँ ये जेड एक्सिस। अब यदि फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ आप देखिए ये एक्स एक्सिस की ओर है। तो और यदि मैं अपनी इस कॉइल को, जो ये वाली कॉइल है, उसका एरिया यदि कुछ इस तरीके से है, आपने उसको जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे करके, ओके। देन होल द एरिया ए ऑफ द कॉइल इज, उसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। सो इन दिस केस द एंगल थीटा बिटवीन द टू इज 0। तो जो सारी फील्ड लाइंस हैं वो इसके बीच में से क्रॉस करेंगी, ओके। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरा जरा डायग्राम देखिए, दोबारा ऐसा हो सकता है कि जब ये आपको समझना इफेक्टिव एरिया वाला पार्ट, तो इसको दोबारा फिर से ड्रॉ करिए। इसको हम, ये जो ग्राफ नीचे आप देख रहे हैं, इसको इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपकी जो कॉइल है वो कुछ घूम गई है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो फिर वापस इसी डायरेक्शन में, वो तो फिक्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपकी जो कॉइल है वो कुछ रोटेट कर गई है इसी प्लेन में, वो ऐसे हो गई है। सो नाउ दिस इज इन सम XZ प्लेन। सो सी हियर, ये ऐसे रोटेट कर गया, तो इसका इस टाइम जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है, ओके। एंड दिस एरिया वेक्टर इज नाउ इन दिस डायरेक्शन, सो दिस एंगल इज थीटा। सो इसमें फील्ड इज अलोंग द सेम डायरेक्शन, बट ओनली ए कॉस थीटा कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अब आप समझिए कि ये वाला जो पार्ट है
वो है इफेक्टिव एरिया, ओनली ए कॉस थीटा। नाउ हियर यहाँ सारा जो एरिया कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट जब आपकी कॉइल रोटेट करती है तो सारा एरिया जो है उसके बीच में से फ्लक्स लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करती। So A only they support only A cos theta component, that is the effective area, will contribute to the flux. So I hope that you have understood it a little bit as I have explained. So now this is the magnetic field, and this is the A cos theta in the direction of the field lines, right? So by Faraday's law, by Faraday's law, induced EMF क्या होगी? By Faraday's law, induced EMF क्या होगी? The induced EMF for the rotating coil, for a rotating coil of n turns, coil of n turns, ये देखिए जरा, आपने पढ़ा है कि जो EMF उससे पैदा होगी वो होगी -n टाइम d∅b/dt। अब आप पुट कर दीजिए इसमें -n टाइम d/dt, और फ्लक्स जो है उसको पुट कर दीजिए BA cos थीटा की जगह आप ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये लीजिए, एंड ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब आप इसको खोल दीजिए, ये आ जाएगा -n, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्रॉस सेक्शन एरिया इज फिक्स, यू कैन टेक इट आउटसाइड, and then you are left with the d/dt of this cos of omega t. So cos omega t का डेरिवेटिव होगा -sin omega t, एंड ये आ जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, दिस इज NBA, this is sin of omega t, and then derivative of the argument, this is further omega. So EMF produced will be NBA, ओमेगा को आप आगे ले आइए, ओमेगा, and then this is sin omega t. So give some name to this part. इसको आप एक नया नाम दे सकते हैं, this EMF is equal to maximum value of EMF and sin omega t. So mark this as equation number sum 1. ऐसे करके आप इसको लिख दीजिए। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया कि जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी है, और इस भेयर यहाँ आप लिख सकते हो, भेयर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF होगी वो आएगी NBA ओमेगा, भेन कब, भेन साइन ऑफ ओमेगा टी का वैल्यू जो है या तो +1 होगा या -1 होगा, ओके, जो या तो 90 डिग्री पर हो सकता है या फिर 270 डिग्री पर हो सकता है, इसके बारे में हम वो बात करेंगे। आपने +1 में पढ़ा है कि जो साइन थीटा है उसकी कुछ वेरिएशन ऐसी होती हैं, इसको हम रफ पार्ट मान सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे अगले पेज में जाऊँगा तो मुझे आगे पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने साइन थीटा की वेरिएशंस पढ़ी है, और साइन थीटा कैसे वेरी करता है, साइन थीटा के साथ जो भी पार्ट यहाँ कोफिशिएंट में होता है उस पार्ट को ऐसे करके घुमा देता है, ऐसे वेरी कराता है। अब आप देख लीजिए कि इसके जो कोफिशिएंट में क्या पार्ट है, एप्सिलॉन 0 है। सो ये वाला जो पार्ट है एप्सिलॉन 0, दिस पार्ट इज एप्सिलॉन 0। सो इट will change periodically because it is a multiple of the sin omega t. So with varying value of this theta, this epsilon 0 will behave like that. So this is the maximum value of epsilon 0, which is the maximum value of the EMF produced, and it vary periodically like that. So how it goes, we will explain it. So अब द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आप देखिए कि लगातार इसमें ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लगातार बदलती चली जा रही है, और एक पीरियड के बाद वो दोबारा फिर से आप देखिए
ये जो स्टेट है मैक्सिमम वैल्यू, दोबारा फिर से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ मिनिमम वैल्यू, यहाँ फिर मिनिमम वैल्यू है जो ये एक पीरियड के बाद आप फिर यहाँ देख रहे हैं. So current when it change alter, so this is called alternating current. Alternating means that something that change periodically. Okay, so this is called alternating current. So another form of this expression is equal to epsilon is equal to, this is epsilon 0 sine of 2 pi nu into t. Okay, so now we will extend our discussions to the graphical representation, which shows how this angle of the armature coil with the magnetic field contribute to the induced EMF. Just see carefully. फर्स्ट पिक्चर हमने इसके बारे में आपको बात कर दिया है, और फिर भी आपको एक बार फिर से सीखने का मौका मिल सकता है कि स्टेज नंबर 1 में आप देखिए, इसमें कि प्लेन ऑफ द आर्मेचर कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये कुछ घटना इस तरीके की है कि प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन जो उसके परपेंडिकुलर, और ये आप सामने देख रहे हैं, ये फील्ड लाइंस है, और जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो इस तरीके से है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है. हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो जब थीटा 0 डिग्री होगा, आप यहाँ पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation number 1, when theta is equal to 0 डिग्री. जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इस केस में जो कॉइल का प्लेन है वो फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, पर उसका जो एरिया वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है. सो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एंड साइन 0 theta sin theta is equal to 0 degree. This is 0 degree. Okay, so EMF is equal to 0. So आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा when t is equal to 0. So when the second case, when theta is equal to 90 degree, when theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree आप यहाँ से भी देख सकते हो. आप यदि कॉइल को ऐसे करके रोटेट करा रहे हैं, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये वाला जो एरो है वो यहाँ आ जाएगा, तो कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा. सो इन दिस केस प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा. एंड पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. आपके पास EMF जो है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, एंड दिस इज साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू NBA ओमेगा. ओके, so this is the maximum value of this EMF. So this part is epsilon 0, right? So case number 3, when अब आपकी कॉइल जो है वो लगातार रोटेट कर रही है, when theta is equal to 180 degree. So when theta is equal to 180 degree, the plane of the coil is perpendicular. Once again, अब दोबारा फिर से देखिए, अपसाइड डाउन हो गया. पहले यहाँ PQ नीचे की ओर था, अब PQ जो है वो उल्टा हो गया है. सो हम ये कह देंगे दोबारा फिर से, प्लेन ऑफ द कॉइल इज, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस केस में क्या होगा, जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन 0 टाइम साइन ऑफ 180 डिग्री. सो ये फिर 0 हो जाएगा. इसका मतलब फ्लक्स दोबारा फिर से EMF जो है फिर 0 हो जाएगा. और ये देखिए आप यहाँ EMF जो है, इंड्यूस्ड EMF फिर 0 हो गया है. और इसके अगले केस में चलिए आप, स्टेज नंबर 4. फोर्थ स्टेज में क्या होगा,
when theta is equal to 270 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखिए 270 डिग्री में क्या है, 90 के रिवर्स हो गया। जो पी क्यू है वो अब पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, अभी राइट हैंड साइड में पहुंच गया है, और प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। सो इन दिस केस प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। Plane of the coil is along magnetic field. Plane of the coil is along the magnetic field. So आप पुट कर दीजिए यहाँ, it is 270 degree and it will become minus of this, right? So it's the minimum value of this negative minus of, ये देखिए EMF, and then in this case polarity has been reversed. Okay, so now another case, fifth case, when theta is 360 degree, when theta is 360 degree, see carefully, जब 360 डिग्री हो जाएगा तो ये वापस फिर उसी शेप में आ गया। देखिए 0 डिग्री पर था, P डाउनवर्ड, PQ डाउनवर्ड and RS upward. So here once again PQ downward and RS upward. So it has gained the same position once again in the magnetic field. So we can write that the plane of the coil is perpendicular to the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. So in this case you have to substitute now the value. जो EMF होगी वो एप्सिलॉन 0 and sine 360 degree. So this is once again equal to 0. So this is how the variation of the EMF could be represented with the rotation of the coil inside the uniform magnetic field. So this is all about the generation of the alternating current in a moving coil. Moving coil between the uniform magnetic field, when the coil will move in the magnetic field. So we have the last part of the question. There are some commercial generators. So as the questions to the commercial generator, the name commercial generators are of basically three kinds: hydroelectric generator, is the thermal generators, and this is the nuclear power generators. So I was talking about इनिशियली विद यू पीपल दैट जब हम आर्मेचर कॉयल हमारे पास होती है तो हम उसको मैकेनिकली करते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी जो होती है हमारी, हम मैकेनिकली उसको रोटेट कराते हैं। अब ये जो जनरेटर होंगे इसमें जो मैकेनिकल एजेंसी आप इस्तेमाल करेंगे आर्मेचर कॉयल को रोटेट करने के लिए, उसी के नाम से हम इसका नाम डाल देंगे कि आपकी जो एक्सटर्नल एजेंसी है आर्मेचर कॉयल को रोटेट करने की, उसी के नाम से हम इन जनरेटर्स का नाम डाल देंगे। सो कमर्शियल जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन फॉर द आर्मेचर कॉयल इज प्रोवाइडेड बाय द वाटर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। इस केस में जैसे जो पानी है वो काफ़ी हाइट से हम गिराते हैं, फॉर एग्जांपल डैम से हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स। दे आर कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स। और यदि आप पानी को गर्म करें, वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस द स्टीम, इसके लिए आप कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी अदर सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यदि स्टीम से जो हाई प्रेशर जनरेट होगा और उससे यदि आप आर्मेचर कॉइल को रोटेट करते हैं तो उसको हम थर्मल जनरेटर्स बोलते हैं। और यदि हम आर्मेचर कॉइल को रोटेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स, राइट। सो आजकल के ज़माने में जो जनरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिक पावर को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे 500 मेगावाट की रेंज तक। और इसको आप ज़रा खोल के देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि 5 × 10⁶ क्रॉस 100 वाट, इसका मतलब कुछ ऐसा ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 मिलियन, यू कैन लाइट 5 मिलियन 100 वाट बल्ब यूजिंग दिस जनरेटर्स। सो ज़्यादातर जनरेटर जो होते हैं आजकल के ज़माने में वो स्टेशनरी रहते हैं और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं उनको हम रोटेट करा देते हैं।
और इंडिया में इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होती है वो 50 हर्ट्ज़ है, और इन सर्टेन कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ उसमें 60 हर्ट्ज़ के आसपास है। अब हम ऐसा करें कि हम एक प्रॉब्लम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट कितना इंटरेस्टिंग है। जब आप ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आप बड़े अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6.11। कमला इज पैडल्स द स्टेशनरी बाईसाइकिल। वो एक स्टेशनरी बाईसाइकिल को घुमाती है और पैडल ऑफ द बाईसाइकिल इज अटैच टू द 100 टर्न्स ऑफ द कॉइल। वो एक कॉइल के साथ जुड़ा हुआ पैडल, उसके जो टर्न्स है वो 100 है। मैं यहाँ 100 लिख लेता हूँ, नोन पैरामीटर उनको अपना लिख लेना है। और जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 0.10 मीटर स्क्वायर है, दिस इज द एरिया। कॉइल रोटेट विद हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो कॉइल की जो फ्रीक्वेंसी है हाफ मीन्स 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो 0.01 टेस्ला, and it is perpendicular to the axis of rotation of the coil. So what is the maximum voltage generated in the coil? So maximum voltage कितनी जनरेट हो सकती है? आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, EMF is equal to E0, this is a sine of omega t. So this is what the maximum value of the EMF generated, and this value is equal to we have studied this is NBA omega. Okay, so here ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। सो अब आपके पास सब चीज़ें दी हुई हैं, एन इज नोन टू यू, एरिया इज नोन टू यू, एंड दिस ओमेगा यहाँ से आ जाएगा आपके पास ओमेगा हेयर 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस frequency is 0.5. So now omega is known to you, and then magnetic field is known to you. So you have to just multiply this. So this n is 100, magnetic field is 0.01 Tesla, and then area of the coil is 0.10, and the value of omega is equal to 2 cross 3.14 cross 0.5. Now this is easy part for you to solve it, and you will find that the answer will be 0.314 volt. Okay, this is merely a simple calculation. So this is the maximum EMF that can be produced is of this much volt. Alright, so ये आपको इसलिए समझाया गया है कार्य देने के लिए कि आप यदि चाहें तो इतनी बिजली तो आप वैसे ही पैदा कर सकते हैं. So this is the practical utility of this concept, AC generator, as well as how you can use this concept for generation of electricity is very interesting. So you can try at your own. If you can do it, it will be so nice for the society. Thank you very much. If you do have some question, then you can write in the comment box. Okay, thank you very much.